जिन बच्चों ने आज मेरी क्लास लगाई है उनको पिछले कुछ मेरे वीडियो हैं उनको देख लेना चाहिए। नहीं तो फिर समझ में कम आएगा या हो सकता ना भी आए या कम आए। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग उसको एक बार लगा के वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हम लोगों ने पढ़ा। हम्म मेरे को आज एक बच्चे ने कहा और उसकी स्टेटमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा वो कौन है, लेकिन उसने एक बात कही कि सर, क्या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तीन एलिमेंटों का मल्टीपल प्रोपोर्शन है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था वो दो एलिमेंट का मल्टीपल प्रोपोर्शन था, और जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है वो तीन एलिमेंटों का क्या है? मल्टीपल प्रोपोर्शन है। मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में ऐसे समझा जा सकता है। और क्या था कि अगर दो एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्शन करते हैं तो एक बार उनका इनडायरेक्ट रेशियो निकाल लो, एक बार उनका डायरेक्ट रेशियो निकाल दो, या तो सेम आएगा और नहीं तो फिर मल्टीपल आएगा। तो इसीलिए एक बच्चे ने मुझसे कहा, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा और कुछ कारण है इसलिए नहीं नाम बताऊंगा, लेकिन उसने बड़ी प्यारी बात कही। आई अप्रिशिएट दैट पॉइंट। उसने कहा कि हाँ सर, हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को तीन एलिमेंटों का मल्टीपल प्रोपोर्शन कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं, ऐसे भी समझा जा सकता है। ठीक है। तो अभी तक जो लॉ चल रहे थे वो तो लॉ सिंपल से थे, और इसे मैंने 9th 10th में ही बच्चों को पढ़ा दिया था। लेकिन आज जो पढ़ाई होने वाली है बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत मजेदार है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। चलिए, पेन कॉपी हाथ में रखिए। आवाज आपके रूम में नहीं आनी चाहिए उल्टी सीधी। अगर आ रही है तो दरवाजे को बंद कर दो, रिलैक्स हो जाओ। थोड़ा सा दूरी बना के रखना, जिससे कि आपको आंखों पे किसी भी तरह का स्ट्रेस पता ना करे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमें इस बात की भी चिंता रहती है। चलिए, अगला विषय लेके आते हैं, और वो है जिसको हम कहते हैं, लिखता हूं, गेलू सॉक। गेलू सॉक, ये तो साइंटिस्ट का नाम है। गेलू सॉक, लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंबाइनिंग कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये तो बड़ा हल्का कलर हो गया यार, वाइट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, रुक जाओ। लॉ ऑफ गेलू सॉक, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, थोड़ा मैं सेटिंग को चेंज कर देता हूं। कलर ये ले लेता हूं, ये ठीक है। ठीक है भाई, अब सही है, आपको सही दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा, है ना? तो गेलू सॉक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो मैं ये कह रहा था, ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है। अब ये लॉ क्या है? आप एक ऐसी रिएक्शन लिखो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस हो। जैसे N2 गैस होता है, 3H2 गैस होता है, दोनों मिलकर दो अमोनिया बनाते हैं और वो भी गैस होता है। तो आप ये कह सकते हो कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस फॉर्मिंग टू अमोनिया गैस। समझे? शायद आपको पता होगा, हम इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं, और इससे अमोनिया गैस बनती है। और पता है बेटा, अमोनिया गैस की विशेषता आपको पता है? इसकी एक ही चीज खराब है, इसकी बदबू बहुत आती है अमोनिया गैस की। नहीं तो इसकी सारी चीजें अच्छी हैं। एक देश में लोग कितने अमीर हैं और वो कितने लग्जूरियस हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस देश में अमोनिया का प्रोडक्शन कितना हो रहा है और खपत कितनी हो रही है। घर में जो एसी लगा है, घर में जो रेफ्रिजरेटर लगा है,
गाड़ी में जो एसी रेफ्रिजरेटर लगा है, और जैसे ही आप एसी को ऑन करते हो, ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस करते हो, ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस करते हो। वो जो सारी कूलिंग इफेक्ट आती है, वो अमोनिया गैस की वजह से आती है, जो कि उसके कंप्रेशर गैस में भरी होती है। आप कहोगे बस सर यही यूज है? नहीं, किसानों की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं। पता कौन होते हैं अन्नदाता? जो हमें दूध देते हैं। आपको पता होना चाहिए उनके लिए यूरिया का क्या महत्व है, उनके लिए फर्टिलाइजर का क्या महत्व है। वो फर्टिलाइजर अमोनिया से ही बनता है, समझे? इस तरह से जीवन में अमोनिया का इस्तेमाल इतना ज्यादा है। और मैं बताता हूं आपको, आपने देखा होगा कि आपकी उम्र के बच्चे थोड़े स्टाइलिश होते हैं। कोई इधर से कलर ब्लीच कर लेता है, कोई इधर से कलर ब्लीच कर लेता है ना? फैशन चला है ना कि एक का ब्राउन एक का व्हाइट। मेरे तो खैर बाल ही नहीं है, तो मैं तो अपनी बात करूंगा नहीं। आप जैसे बच्चों की बात करूंगा, तो कोई कलर इधर कर देता है, कोई कलर इधर कर देता है, ब्लीच होता है। वो जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वो अमोनिया होती है। तो मतलब ये सब क्या है? ये क्या है? ये एटीट्यूड दिखाने का है तरीका, है ना? तो अमोनिया की बस बदबू है, उस बदबू को खत्म कर दो। अमोनिया जैसा तो सोना है अमोनिया। देश की इकोनॉमी चलाती है अमोनिया। और वो इतनी ही सिंपल रिएक्शन चलती है, और इसको हम हैबर प्रोसेस कहते हैं। अब समझ में आया केमिस्ट्री का योगदान जीवन में क्या है? चलिए, मैं तो कुछ गेलू सॉक बताने जा रहा हूं। गेलू सॉक साइंटिस्ट का नाम है भाई जी। अब इनका जब साइंटिस्ट का नाम है, तो ये क्या कहना चाहते हैं जरा इनकी सुन लो भाई। ये इक्वेशन बैलेंस है। यहां कितना लिखा है? जब कुछ ना लिखा हो तो यहां 1 लिखा है, जब यहां कुछ लिखा है तो 3 लिखा है। इनको हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बैलेंस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होते हैं, वो इसका N2 का 1 है, और अगर डिवाइड कर दो तो 3 है, और इसका मतलब 2 है। तो इसके स्टाइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट हैं, वो 1:3:2 है बैलेंस इक्वेशन के। मतलब बैलेंस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं, उनको हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। सही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली में मोल रेशियो होता है। ये हो सकता है आपको पता भी हो। इसको हम मोल रेशियो कहते हैं। ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, इनको हम मोल रेशियो कहते हैं। इसका मतलब समझते हो? मतलब मोल रेशियो इतना, मतलब N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल के साथ में रिएक्शन करेंगे, और अमोनिया के 2 मोल बनाएंगे। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अच्छी बात है, तो पता ही है। तो आप नई बात क्या बता रहे हो? गेलुसॉ कहते हैं कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस में है, जो कि हैं, टेम्परेचर और प्रेशर सब पे बराबर लग रहा हो, TNP दोनों पे बराबर लग रहा है, जितना रिएक्टेंट पे लग रहा हो उतने प्रोडक्ट पे लग रहा हो, अलग अलग ना लग रहा हो, तो ये जो मोल रेशियो होता है ना, जिसको हम जानते हैं, ये वॉल्यूम रेशियो भी होता है गैस के लिए। यानी यही रेशियो हमारा वॉल्यूम रेशियो भी होता है। वॉल्यूम रेशियो भी होता है। तो वॉल्यूम रेशियो भी हमारा कितना हो गया? 1:3:2 हो गया। हो गया बेटा? अब कहोगे सर क्या मतलब, समझ में नहीं आई बात, है ना? तो इसका मतलब ये होता है, जैसे 9th-10th में आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा सा ठीक से पढ़ा होगा, कि जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और जो कोफिशिएंट का जो रेशियो आता है, वो एक्चुअली में मोल रेशियो होता है। इसका मतलब इसका 1 मोल इसके 3 से रिएक्ट करेगा, और इसके 2 बनाएगा। ये तो आपको पता ही है। लॉ कहता है गेलो-सॉक का, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। कंबाइनिंग वॉल्यूम, देखो यहां वॉल्यूम आ रहा है। लॉ गेलो-सॉक का कहता है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में हो, और टेम्परेचर प्रेशर बराबर पे लगा दो, तो लॉ कहता है कि ये जो मोल रेशियो है ना, यही वॉल्यूम रेशियो भी होता है गैस के लिए, सबके लिए नहीं। तो आप कहोगे जी वॉल्यूम रेशियो का क्या मतलब है? मैं अब ये कह सकता हूं कि अगर मैं N2 का 1 लीटर ले लूं, H2 का 3 लीटर ले लूं, तो मुझे अमोनिया के 2 लीटर मिलेंगे। तो इसको मैं मोल भी बोल सकता हूं, और इसको मैं लीटर भी बोल सकता हूं। मतलब जो जो मोल रेशियो है, मैं ये कहना चाहता हूं कि गैस के लिए, फॉर गैस, फॉर गैस के लिए
जो मोल रेशियो होता है, ध्यान से समझना बेटा, वही वॉल्यूम रेशियो भी होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मतलब गैस जैसे मोल के हिसाब से रिएक्शन करते हैं, वॉल्यूम के भी हिसाब से वैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये नियम सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं है। मतलब अगर यहां सॉलिड लिक्विड होता तो मैं ये तो कह सकता था कि मोल रेशियो ये है, लेकिन मैं वॉल्यूम रेशियो नहीं कह सकता था। लेकिन अगर गैस है तो मैं मोल रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो कह सकता हूं। तो गेलुसॉक ये कहते हैं कि जैसे गैसेस में मोल रिएक्ट करते हैं, वैसे ही उनका वॉल्यूम भी रिएक्ट करता है गैस के लिए। लेकिन सॉलिड लिक्विड में मोल अलग चीज होती है, वॉल्यूम अलग चीज होती है। लेकिन गैस के लिए आप मान सकते हो कि मोल रेशियो इक्वल टू क्या बेटा, वॉल्यूम रेशियो होता है। इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम था गेलुसॉक था। इसको हम कंबाइन, देखो इसका क्या लिखा है, कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसका मतलब ये कंबाइन वॉल्यूम के हिसाब से भी करते हैं। अब आया समझ में? तो ये रूल गैसेस के लिए है। लेकिन एक बात और है कि ये नियम तब लगेगा जब 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 टेम्परेचर और प्रेशर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे बराबर हो। तो क्या बच्चों को समझ में आया अच्छी तरीके से? हैं? समझ में आया? लिखाऊंगा मैं अभी आपको। तो क्या बच्चों को ये समझ में आया कि ये लॉ क्या है? जरा फटाफट रिस्पॉन्स कर दो बेटा, बता दो। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बेटा एक्सेप्शन, ईशु ने पूछा है कि एक्सेप्शन है कि नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। एक बार थोड़ा सा आप मेच्योर हो जाओ कि आपको कुछ समझाया जा सके, आप समझ जाओ। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, समझ में आया आपको? क्लियर? आ गया समझ में? जल्दी बोलो भाई, ऐसे नहीं करो हैं। हाँ, तो इस तरीके से नहीं बेटा, सीधी बात है। इसका इसका ट्रिक क्या है? गेलुसॉक लॉ ही है तो नाम में ही आंसर है। ठीक है, तो अब लॉ क्या लिखोगे? लॉ लिखने से पहले सुनो, भी लिखाऊंगा, देखो। इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन गैसेस having same temperature and pressure, then for gases molar ratio will be equal to volume ratio for gas, and it is the law given by Gay-Lussac. That's why this law is called Gay-Lussac law of combining volume. ये स्टेटमेंट मैं लिखाने जा रहा हूं, पेन कॉपी में पेन लेके नोट करो। लिखो, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोल रहा हूं लिखो, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन गैसेस, नोट करो, पेन चलाओ। इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट exist in gases having same temperature and pressure, having same temperature and pressure, having same temperature and pressure, then molar ratio of the gases, molar ratio of the gases will be equal to the volume ratio of the gases, volume ratio of the gases। चलो, मैं एक एग्जांपल आपको एक और देता हूं, देखो थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल 2, अगर मेरे पास H2 गैस है, Cl2 मेरे पास गैस है, दोनों मिलकर 2HCl गैस बनाते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बैलेंसिंग का आएगा वो कितना आएगा? 1:1:2 आएगा। इसको अपन क्या कह सकते हैं? ये मोल रेशियो है। थोड़ा बहुत तो मोल पढ़ा होगा आपने ना, 1:1:2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो इसके 2 मोल बन जाएंगे। ठीक है, और यही मोल रेशियो आपका क्या बन जाएगा? वॉल्यूम रेशियो बन जाएगा। बस टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, 1:1:2। यानी आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि 1 लीटर हाइड्रोजन गैस, 1 लीटर क्या Cl2 गैस के साथ
2 लीटर क्या बना सकती है? HCl गैस बना सकती है। लेकिन ये नियम सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो बहुत ही आराम आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने आपका इंटरेस्ट बना दिया, आपके बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए, तो अच्छे से 12th में आप मौज करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? तो आप सुन लो अच्छी तरीके से। ये हमारा हो गया। अब अभी इशू, पता नहीं लड़का है कि लड़की है, एक ने बोला कि सर ये बताओ, इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या? अरे लॉ है तो एक्सेप्शन तो है ही है। अब वो टीचर थोड़ा बाद में बता देंगे, थोड़ा और पढ़ा लेने दो। बताऊंगा मेरे जिम इसी चैप्टर में बताऊंगा। अब जैसे ये है, बोले जी ये लॉ है ना, तो इसका भी एक्सेप्शन होगा। हाँ है। ये लॉ आइडियल गैस के लिए लगता है, रियल गैस के लिए नहीं लगता। गैस के लिए तो है, लेकिन आइडियल के लिए लगता है, रियल के लिए नहीं लगता। अब जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उन्हें तो आइडियल गैस ही नहीं पता, आईसीएसई को पता है। तो यहाँ आईसीएसई वाले सारे सारे थोड़े ना बैठे हैं। तो जिस दिन आइडियल गैस के बारे में थोड़ा बता देंगे, उस दिन आपको बता देंगे कि क्या नियम है। इसलिए सोच समझ के ऐसे मैं पढ़ाता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ जाए। लेकिन टीचर क्या पढ़ाना चाहता है, आगे पीछे वो टॉपिक करता है, वो इसीलिए करता है कि क्या पहले बताना है और क्या बाद में बताना है। तो वेट एंड वॉच। अभी आप ये देखो कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्लियर होना चाहिए। तो अब तो मैंने 2 एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है? और इसे एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। मंडे से मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो जाएगी, और उसके बाद जो टीपीपी मैंने बांटी है वो क्वेश्चन करने शुरू हो जाएंगे। फिर बैच भी सेट हो जाएगा, फिर एन अवस्थी भी आपको करवाएंगे, वगैरह वगैरह। वो सब बातें हम मंगलवार को करेंगे, चिंता ना करो। ठीक है? तो भाई जी मेरे, इस तरह से लॉ हो गया। मुझे उम्मीद है कि मेरी भावनाएं आप समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूंगी कॉपी में आपने नोट भी कर लिया होगा। लेकिन मेरा ये होमवर्क है कि इसे एक बार एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो लॉ है वो है 6th लॉ, आई थिंक, जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ। अब इसके साइंटिस्ट के नाम ही है, इसमें क्या याद करना भाई। ये लॉ भी क्या कहता है? गैस के लिए एप्लीकेबल है। ये भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? अवागैड्रो लॉ। ठीक है? स्पेलिंग स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो माफ करना। देखो क्या है, 2 कंटेनर में मैंने 2 गैसेस भर दी। भर दी भाई, भर दी, भर दी, भर दी, भर दी, भर दी, है ना? कंटेनर में गैस भर दी। कोई भी 2 गैस हो सकती है। इस गैस का जितना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, उतना ही इसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। दोनों गैसेस के पीवीटी बराबर है। तो लॉ कहता है जितने मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। और इसी को ही हम अवागाड्रो लॉ कहते हैं। तो अवागाड्रो लॉ क्या कहता है? अगर 2 गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इक्वल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। मतलब अगर यहां पर इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, लेट सपोज, तो यहां भी आपके n मॉलिक्यूल्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि इसमें अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं और पीवीटी सेम है दोनों गैसेस का, तो यहां भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, यहां भी 100 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अवागाड्रो का लॉ ये कहता है कि 2 गैसेस के प्रेशर सेम कर दो, वॉल्यूम सेम कर दो, टेम्परेचर सेम कर दो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपके क्या होंगे? सेम होंगे। और इसी को ही हम अवागाड्रो लॉ कहेंगे। और इसकी कुछ जबरदस्त एप्लीकेशन है। मैं उस पे जाने से पहले एक बार आपको लिखवाना चाहूंगा, नोट करो। पेन लिखो, पेन लो हाथ में। 2 गैसेस, नोट करो, 2 गैसेस having same value of having same value of having same value of
प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बेटा यशराव, आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, पहले ये लिखो। टू gases having same value of pressure, volume and temperature will have equal number of molecules, equal number of molecules, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यश राव कहते हैं सर फिर क्या साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता क्या? रे भाई, गैस के मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इत्तू से होते हैं, दिखाई नहीं देते। वहां साइज ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है यार? है, उनकी तो साइज इतनी छोटी होती है, मास इतना कम होता है कि उन पे तो ग्रेविटी ही नहीं लगती। ग्रेविटी जिस पे नेग्लेजिबल होती है उसका मास भी नेग्लेजिबल होता है। ये बात फिजिक्स में अच्छे से समझाई जाती है, बताई जाती है। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल की तो बात ना किया करो, साइज पता किसकी बात किया करो? मेरी किया करो। देखो भगवान ने कितनी चौड़ाई दे रखी है मेरे को, समझे? तो साइज मेरा है, गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या है ना भाई? तो इस वजह से इस बात को ध्यान से सुन लो अच्छी तरीके से, और वो यही है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, कहाँ आप कहाँ हम हैं, समझ गए होगे ना? तो गैस के मॉलिक्यूल्स की साइज के बारे में तो बात ना ही करो तो अच्छा रहेगा। चलो, तो अवागाड्रो लॉ हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको भावनाएं समझ में आ गई होंगी। अब मैंने 6 के 6 लॉ पढ़ा दिए, और अब मैं आपको आगे सिलेबस में ले जा रहा हूं। हमारे सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ अवागाड्रो लॉ है। इसके बारे में मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। बहुत मजा आने वाला है। वेट करिए, वॉच करिए, देखिए तो सही होता क्या है। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से आपको हम आगे बढ़ाते हैं। और अब हेडिंग डालिए, लॉ 6 के 6 हो गए, ठीक है? समझ में भी आ गया होगा। अब लिखो एप्लीकेशन किसका? एवोगैड्रो लॉ का। एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ, मैंने एवी लॉ लिख दिया, ठीक है? आप इसको फुल फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैंने एवोगैड्रो लॉ लिख दिया। चलिए, हो गया। आपको एक बात बताता हूं। एक फार्मूला होता है, 10th में मैंने इसका जिक्र किया था, कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 2 × वेपर डेंसिटी होता है, वीडी। और वेपर डेंसिटी क्या होती है? मैं बता चुका हूं, गैस की रिलेटिव डेंसिटी है। इसलिए जिन बच्चों ने आजकल में मेरे को ज्वाइन किया है, वो जब तक पुराना लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक मेरी ये बातें उनको कम समझ में आएंगी। इसलिए ध्यान से सुन लो भैया, कल संडे है, कल क्लास नहीं लगेगी। तो अपना पूरा वीडियो देख लेना, जिससे कि मंडे को आपको कोई दिक्कत ना हो। तो थोड़ी मेहनत कर लो अगर आप लेट आए हो तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी होता है। ये फार्मूला सिर्फ गैस के लिए होता है। आप कहोगे क्यों? ये तो स्वाभाविक सी बात है यार, कि जो हमारा वेपर डेंसिटी होती है, जिन्होंने मेरी क्लासेस लगाई हैं रेगुलरली, उनको पता है कि वेपर डेंसिटी तो रिलेटिव डेंसिटी है और गैस की डेंसिटी है। तो ये फार्मूला भी गैस का ही होगा। लेकिन ये फार्मूला आया कहां से, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है? देखो, और समझाने क्या जा रहा हूं? डिराइव करने जा रहा हूं। पेन पे से लिखते रहना। बताओ क्या होती है वेपर डेंसिटी? वीडी, याद है ना? जरा बच्चे बताएं, जरा देखें किसको याद है इस वक्त। बताओ जरा वेपर डेंसिटी क्या होती है, फटाफट देखें, देखा किसको इस समय याद है वेपर डेंसिटी क्या होती है? जल्दी फटाफट बोलो, क्या होता है वेपर डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ गैस को अगर मैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से डिवाइड कर दूं तो हम इसे वेपर डेंसिटी कहते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, सब मैं पहले ही बता चुका हूं। मुझे पता है इन सब का इस्तेमाल होना, तो पहले बता दिया था मैंने। तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, पता होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं इस डेंसिटी ऑफ गैस की जगह पे? ध्यान से देखना, ध्यान से। मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम,
मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस। बताओ, अब मुझे ये बताओ, जहां पे ये जो लिखा है डी गैस का मतलब क्या? डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम। डेंसिटी को पूछा जाए क्या होता है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम एम बाई वी होता है। और किसका? गैस का। लेकिन एक थोड़ी सा लोचा है, वो क्या? यहाँ वॉल्यूम क्या लिखा है? सर्टेन वॉल्यूम। आपको पता है, अगर वॉल्यूम सर्टेन है तो टेम्परेचर और प्रेशर भी सर्टेन होना पड़ेगा, क्योंकि अभी लॉ पढ़ रहे थे ना। उस लॉ में यह कहा गया था कि अगर वॉल्यूम आता है तो टेम्परेचर प्रेशर फिक्स भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। तो हमें तो पता नहीं कि भाई कौन सा टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो मैं क्या कर देता हूं, एसटीपी ले लेता हूं। और एसटीपी क्या होता है, मैं पिछले लेक्चरों में बता चुका हूं। तो मैं एक काम कर देता हूं, एट एसटीपी, या एनटीपी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अरे बेटा, अभी आज ही पढ़ाया है कि अगर वॉल्यूम की बात की जाती है तो वहां टेम्परेचर प्रेशर आता भी नहीं था, गेलो-सॉक लॉ, कि आप वॉल्यूम रेशियो तभी ले सकते हो जब टेम्परेचर प्रेशर फिक्स भी हो और कांस्टेंट भी हो। कितना हो पता तो नहीं, तो बाय डिफॉल्ट एसटीपी ले लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ले लो। ये कितना होता है मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, आपको बता चुका हूं ना। तो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब वॉल्यूम है तो वहां पे एसटीपी एनटीपी होगा। अच्छा, ये तो हो गया न्यूमरेटर, डेंसिटी ऑफ गैस। नीचे क्या लिखा है? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम किसका? हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का। और एसटीपी इस पे भी ले लो, वहां कोई अननोन गैस है, यहाँ हाइड्रोजन गैस है, तो इसका भी ऐसे लिखा जाए। भाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम। और सर्टेन वॉल्यूम का मतलब कोई टेम्परेचर प्रेशर होगा, वो अगर यहाँ पे लिया है एसटीपी तो यहाँ भी एसटीपी लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ एसटीपी लोगे यहाँ कुछ और लोगे, सब बराबर लोगे। सही लिखा है, स्टेप समझ में आ रहा है? हम्म? तो मैंने ये कैसे लिखा ये पहले बता चुका हूं, लेकिन ये से ये कैसे लिखा समझ में आया? मैं इस फार्मूले को डिराइव करने जा रहा हूं। ध्यान रखना, आपकी यूटी की भी तैयारी कराऊंगा, और यूटी में ये फार्मूला कैसे आया पूछा जाता है। तो ये मत समझना कि सिर्फ आईआईटी जेई और आईआईटी होगा, ठीक है। मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट में आपने एनटीएससी दिया था, सारे क्वेश्चन आ रहे थे। बोर्ड का हुआ नहीं, होता तो सारे क्वेश्चन आते, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा कि आपकी यूटी की भी तैयारी होगी, डेरिवेशन भी कराऊंगा और करा रहा हूं। तो मैंने ये लिख दिया भाई, और क्यों लिख दिया मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक है गैस हाइड्रोजन और एक है सिंपल गैस, है ना। दोनों गैस का मैंने टेम्परेचर प्रेशर सेम ले लिया, राइट। देख लो, एसटीपी एसटीपी। और इसका भी सर्टेन वॉल्यूम है, इसका भी उतना ही सर्टेन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी सही हो गया। तो दो गैसेस का क्या सेम हो गया? टी और पी भी सेम हो गया और वॉल्यूम भी सेम हो गया, दोनों सर्टेन वॉल्यूम सेम कर लिए। तो लॉ कहता है कि अगर दो गैसेस का पीवीटी सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो अगर मैं इसमें एन मॉलिक्यूल्स मान लूं इस सर्टेन वॉल्यूम में, तो इसमें भी एन मानना पड़ेगा। तो अब मैं इस फार्मूले को कैसे लिखता हूं वो चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड में तो वेपर डेंसिटी लिख दिया, और यहां क्या होगा? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम की जगह पे मैंने लिख दिया एन मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स कि भाई उसमें एन मॉलिक्यूल मान लिया सर्टेन वॉल्यूम में ऑफ गैस, ठीक है। और जब वॉल्यूम खत्म हो गया तो एसटीपी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वॉल्यूम आता है तो टेम्परेचर प्रेशर लिखना जरूरी होता है। वो अब लिखा ही नहीं, देखो कहीं वॉल्यूम लिखा है? नहीं लिखा है, तो एसटीपी छोड़ दो। और इधर क्या होगा? मास ऑफ क्या? एन मॉलिक्यूल्स, यहां भी लेना पड़ेगा एन मॉलिक्यूल, लेकिन यहां एन मॉलिक्यूल्स किसके? हाइड्रोजन गैस के होंगे। और एसटीपी यहां क्यों नहीं लिखेंगे, आपके समझ में आ गया होगा। तो समझ रहे हो ना, कहीं एसटीपी लिख रहे हैं कहीं एसटीपी नहीं लिख रहे हैं, उसके लॉजिक्स क्या हैं, उसके नियम क्या हैं, ठीक है। तो दो गैसेस का अगर पीटीवी सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, यही आपका अवोगाड्रो लॉ कहता है। तो अगर इसमें एन मॉलिक्यूल मानते हो इस वॉल्यूम में, तो इसमें भी एन होगा। तो सर्टेन वॉल्यूम की जगह पे यहां एन मॉलिक्यूल कर दिया, तो यहां भी एन मॉलिक्यूल कर दिया। अब बताओ, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
तो एन की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। चलो पुट पुट एन इक्वल टू 1। अगर 1 ले लो तो क्या होगा? कुछ भी ले सकते हो। तो ये मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? वेपर डेंसिटी, और यहां क्या आएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। बेटा पिछला वीडियो देख लेना अगर ना देखा हो तो, ठीक है? ये ना कहना कि सर को पढ़ाना नहीं आता फिर। और मास ऑफ, बोले जी समझी में नहीं आया, एन मॉलिक्यूल की जगह पे एक यहां भी लेना पड़ेगा आपको, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। सही है। और आपको पता है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल न्यूमेरिकली इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास के। हालांकि अंतर होता है, मैंने पढ़ाया भी था इसी वीडियो लेक्चर में, लेकिन न्यूमेरिकली तो इक्वल होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल की जगह पे क्या लिख सकता हूं? मॉलिक्यूलर मास गैस का। न्यूमेरिकली तो इक्वल ही होता है, हालांकि मैंने समझाया था कि मॉलिक्यूलर मास अलग होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अलग होता है, इसमें एक पंगा है, लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। याद आया? है ना? याद आया होगा ना? हाँ, याद आ गया है। और नहीं याद आया ना तो फिर समझ लो, फिर तुम्हारी गड़बड़ है। और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास किसका? हाइड्रोजन गैस का। बनी बात। आप सबको पता होगा कि मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। वो इधर ले आओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इधर इधर आ गया तो क्या बनेगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या? मॉलिक्यूलर मास गैस के लिए नहीं बन गया? और देखो, यही चीज मैंने आपको सबसे पहले लिखी थी, देखो ये लिखा है। तो आज के बाद अगर मुझे वेपर डेंसिटी पता होगी तो मैं दुगना कर दूंगा तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। लेकिन गैस के लिए लगाना ये फार्मूला, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं। ये बात अच्छे से सुन लो। आया समझ में सबके? बनी बात कुछ है? और इसमें आवागाड्रो लॉ कैसे अप्लाई हुआ? देखो यहां अप्लाई हुआ। दो गैसेस का पीटी सेम था, वी भी सेम था, क्योंकि सर्टेन वॉल्यूम जितना यहां लिया उतना यहां ले लिया। मान लो यहाँ 1 लीटर लिया तो यहाँ भी 1 लीटर ले लिया, और ये मान लिया कि इसके 1 लीटर में एन मॉलिक्यूल हैं तो इसके भी एन मॉलिक्यूल लेंगे। तो देखो यहाँ एन एन कर दिया, फिर बाद में एन की वैल्यू 1 रख दी। कुछ भी रख सकते हो, तो एक अलग बात हो गई, और डेरिवेशन कर दिया। तो ये जो टू आता है ना, ये टू, ये इस पे बड़े शानदार क्वेश्चन जेई में बनते हैं। शानदार शानदार। बताऊंगा आपको, जरा क्वेश्चन कराने दो आपको। तो मेरी बात सुन लो, है ना? अब ये आएगा यूटी में, ये आएगा यूटी में, ठीक है? और जेई एडवांस में और नीट में क्या आएगा? कराऊं? उससे पहले बताओ, ये समझ में आया आपके? पहले बताओ। ये यूटी में आएगा कि भाई डिराइव करो, ये आएगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना? तो हाँ, बताओ, समझ में आया बेटा? हाँ, बिल्कुल सही बात है प्रिंसी। बोलो, पहले बताओ, ये जो मैंने डेरिवेशन कराया, एप्लीकेशन ऑफ दिस, बोलो, आया समझ? अब ये यूटी में आएगा। और वेपर डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। वेपर डेंसिटी किसी के रिस्पेक्ट में आ जाए, ठीक है? तो ये आएगा यूटी में। और जेई एडवांस में क्या आएगा? जेई एडवांस में, नीट में क्या आएगा? देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, देखो। डेंसिटी, नोट करो, ऑफ गैस रिलेटिव टू मीथेन is for calculate molecular mass of gas। अब ये क्वेश्चन आपके जेई एडवांस में आ चुका है, नीट में आ चुका है। तो डेंसिटी ऑफ गैस रिलेटिव टू, इन्होंने मीथेन दे दिया, हाइड्रोजन नहीं दी। इसका मतलब अगर आप समझ रहे हो, और मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस पूछा है, अब ये क्वेश्चन जेई में आया। और जब रिलेटिव होता है तो डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए सिंपल 4 हो गया। अब देखो कितने टेक्निक से मैं करूंगा, एक बार समझाता हूं, फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा
क्या डेंसिटी ऑफ गैस, क्या इन्होंने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दी है ना, मीथेन के लिए में। तो डेंसिटी ऑफ क्या बेटा, CH4। क्या ये वैल्यू मैं 4 लिख सकता हूं? देखो, डेंसिटी ऑफ द गैस रिलेटिव टू मीथेन इज 4। सही है, बोलो पक्का? पक्का। अब आपको पहली बार समझाने के लिए मैं 2-3 स्टेप फालतू लिखूंगा, ठीक है? क्या मैं डेंसिटी ऑफ गैस को डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कर दूं डिवाइड, और डेंसिटी ऑफ मीथेन को डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से डिवाइड कर दूं? ध्यान से पहले देखना मैं क्या लिख रहा हूं। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? चेक करो, क्या मैं लिख सकता हूं? तो डेंसिटी ऑफ गैस को मैंने, ये कट जाएंगे और कट के वही लिखा हुआ है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। लेकिन आपको तो पता है कि डेंसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है तो वेपर डेंसिटी होता है। तो क्या ये, अब मैं इस वाले वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, वेपर डेंसिटी किसकी, गैस की। और यहां क्या लिख सकता हूं, वेपर डेंसिटी किसकी, हाइड्रोजन गैस की। और ये वैल्यू भी कितनी हो गई, 4। सही है। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि देखो कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है? नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, खटाक से करूंगा। देखो पहले एक बार समझा दूं, उसके बाद अगर मैं यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं। तो क्या 2 इंटू वेपर डेंसिटी जिसको पता है, क्या वो मालिकुलर मास नहीं हो गया गैस का? अभी डिराइव किया था, मालिकुलर मास गैस का हो गया। और ये कितना हो गया, मालिकुलर मास किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हो गया, और ये कितना हो गया, 4। मालिकुलर मास हाइड्रोजन, गलत हो गया, ओहो गलती हो गई भाई, गलती हो गई, 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 गलती हो गई। जोश जोश में, ये वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन की नहीं होगी, ये होगी मीथेन की। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, भूल सुधार। तो मालिकुलर मास जो है वो CH4 का होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लिख रहा हूं, बस लिखने में गलती हो गई थी। अरे भाई, ये वेपर डेंसिटी हो गई गैस की, और ये वेपर डेंसिटी हो गई मीथेन की, हो गई। और मालिकुलर मास गैस का, ठीक है, ऐसे हो गया। और मालिकुलर मास मीथेन का कितना होता है, सबको पता है, 16 इंटू 4। इधर ले आओ। तो क्या मालिकुलर मास गैस का 16 इंटू 4 64? ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया सभी को? अब इतने लंबे स्टेप्स अगर मैं करूंगा तो ऑब्जेक्टिव में फायदा क्या है? ये तो एक बार समझाना था, समझा दिया मैंने। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट बताता हूं। एक काम कर लो, इन भाई साहब को उड़ा दो, इनको भी उड़ा दो। एक बार समझाना था, समझा दिया है। और अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का एक शॉर्टकट दे देता हूं। शॉर्टकट, शॉर्टकट, एक लाइन में सवाल कर दूंगा। मेरे पास हर क्वेश्चन के शॉर्टकट है। जो डेंसिटी का रेशियो होता है वही वेपर डेंसिटी का रेशियो होता है, और वही मालिकुलर मास का रेशियो होता है। ये ट्रिक अपने मन में बिठा लो। जो डेंसिटी का रेशियो होता है, डेंसिटी तो समझते होगे, वही वेपर डेंसिटी का रेशियो होता है, और वही मालिकुलर मास का रेशियो होता है। ठीक है ना? ठीक है। तो मतलब आप ये बात मान के चलो कि भाई आपको ये ट्रिक पता है। अब बताओ, डेंसिटी का रेशियो कितना है, 4। तो मेरी ट्रिक क्या कहती है, और मालिकुलर मास पूछा जा रहा है, तो मेरी ट्रिक कहती है कि जो डेंसिटी का रेशियो होता है वही मालिकुलर मास का भी रेशियो होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, मालिकुलर मास ऑफ गैस अपॉन मालिकुलर मास ऑफ मीथेन का भी रेशियो यही रहेगा। और ये पूछा जा रहा है, और ये 16 है। एक लाइन में आंसर हो गया 64। खत्म, 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 खत्म। और बोलो, ये ट्रिक लगा दो, बोलो, है जादू मेथड है, ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो मतलब जो डेंसिटी का रेशियो होता है वही वेपर डेंसिटी का रेशियो होता है, यही मालिकुलर मास का रेशियो होता है। अब डेंसिटी का रेशियो दे दिया और मालिकुलर मास पूछ दिया, वही रेशियो मालिकुलर मास ले लो, एक को वैल्यू पुट करो, दूसरे को निकाल दो। बस, आया समझ में सभी को? अब ये ट्रिक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है?
ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में भी खूब आते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं। बोलो भाई, हैं? ट्रिक्स को रिपीट करूं? बता तो दिया। ट्रिक्स क्या है कि जो डेंसिटी का रेशियो होगा गैस का, वही वेपर डेंसिटी का रेशियो होगा, वही मालिकुलर मास का रेशियो होगा। और मालिकुलर मास ही पूछा जा रहा है, तो बस वही वैल्यू रख दो। जो डेंसिटी का रेशियो 4 दे रखा है ना, वही मालिकुलर मास का रेशियो हो गया। एक वैल्यू पुट करो, दूसरी आ गई। और जो दूसरा निकालना है, बोलो। एक बार दोबारा बताऊं? गर्व सच देवा, लो भाई दोबारा बता दूं। आज के बाद एक इसका इसका शॉर्टकट सुनो इस क्वेश्चन का। अभी मैं क्वेश्चन को कर रहा था तो यहां से शुरू हुए थे, यहां खत्म हुए थे। ऑब्जेक्टिव में इतना थोड़ी नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव में तो खटाखट सवाल करने होते हैं, 1 सेकंड के अंदर निपटाना होता है प्रॉब्लम। समझे? तो शॉर्टकट ये है कि जो डेंसिटी का रेशियो होता है, वही वेपर डेंसिटी का रेशियो होता है। कंफर्म कर लो, निकाल के देख लो, अभी किया तो था। और वही मालिकुलर मास का रेशियो होता है। और मालिकुलर मास ही पूछा जा रहा, मालिकुलर मास। तो क्यों पंगे ले रहे हो? जो डेंसिटी का रेशियो वही मालिकुलर मास का रेशियो हो गया। रेशियो आ गया, मालिकुलर मास ऑफ द गैस मालिकुलर मास ऑफ मीथेन गैस, क्योंकि दूसरा मीथेन है, तो इक्वल टू 4। तो मीथेन का मालिकुलर मास हमें पता है 16, 4 ले आओ तो 64 हो गया। बस खत्म। ये ट्रिक बना लो। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो। ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है। लिखो भाई क्वेश्चन, वो क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस with respect to oxygen O2 is 1. Calculate molecular mass of gas. ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। कभी भी 10 ईयर उठाओ आपको मिलेगा। कैलकुलेट मालिकुलर मास ऑफ क्या बेटा? गैस। अब आपको पता है कि सर ने एक ट्रिक बता रखी कि जो डेंसिटी का रेशियो होता है वही मालिकुलर मास का होता है। तो क्या लिखोगे? मालिकुलर मास किसका? गैस का। नीचे किसका मालिकुलर मास लिखोगे? रेशियो लिखना है ना, ऑक्सीजन का। इक्वल टू कितना? 1। मालिकुलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। बस एक लाइन में हो गया। मालिकुलर मास गैस का कितना हो गया? जल्दी बताओ। 32। एक लाइन में सवाल भाई। वो जो पहला मेथड किया था देखो कितना लंबा था। लेकिन वो समझाने के लिए किया था। एक बार चीजों को समझाना भी तो पड़ता है। तो समझ में आया बेटा? देख लो, आंसर हो गया। और इस तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाला। बताओ बेटा, सभी को समझ में आया भाई? हैं? और अब बताइए सारे बच्चे, बोलो, क्या समझ में आया अवोगाड्रो लॉ का एप्लीकेशन और इस पे जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं? बोलो फटाफट। हैं? और जो बच्चे नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें अब यही नहीं पता वेपर डेंसिटी क्या है, तो फिर तो दिक्कत है। तो पीछे वीडियोस पड़ी हुई हैं, कल संडे है, चेक कर लेना, कर लेना। ठीक है? और इसी के तरीके से आपको, हैं, क्लियर है सबको? और ऐसे तो मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं, अभी तो शुरुआत हुई है ना? अभी तो देखो क्या क्या आपको बताता हूं। ठीक है? ऐसी पढ़ाई आपने कहीं अन अकेडमी ज्वाइन कर लो, वेदांतु ज्वाइन कर लो, कर लो तुलना, कर लो तुलना। जीन से छोड़ो, बाहर से तुलना करो। और फिर हमारा बेस्ट हो तो कम फीस में पढ़ लो। और बताओ, इससे ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस क्या दिखाऊंगा? ठीक है? बाकी आप समझदार हैं और आप सबने देख लिया कि कैसे हम पढ़ाया जाता है। यूटी भी पढ़ाई जाएगी, भी पढ़ाई जाएगी। और अब बताओ, सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ लेना। अभी टॉपिक अवागाड्रो की एक और एप्लीकेशन है, लेकिन 7 बज चुके हैं और अभी आंखों पे अभी ज्यादा स्ट्रेस आपके नहीं डालना है, इसलिए मैं पढ़ाई को यहीं रोकूंगा। बाय द वे, आज बताइए क्लास कैसी लगी? मजा आया कि नहीं आया? नई चीजें सीखने को मिली कि नहीं मिली? रिस्पॉन्स करिए, जिससे मैं भी देखूं कि आपने क्या सीखा। मुझे बताइए, और बताइए, जरूर बताइए, मैसेज बॉक्स में लिखिए। बोलो। मंडे को फिर मिलेंगे। और जो बच्चे लेट आए हैं वो पुराना देख लें, मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है भाई? ओके, थैंक यू।